नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, हाल के दिनों में एक खबर सामने आई और खबर यह थी कि हेमंत सरकार सीएनटी एक्ट में संशोधन करते हुए थाना क्षेत्र की जो वैधता है उसे समाप्त करने जा रही। दावा किया गया कि यह मसला जो है टीएसी की बैठक में आने वाला है। हालांकि टीएसी की बैठक किसी अपरिहार्य कारणों से टल गई और क्यों टल गई इसको लेकर भी तरह तरह के क्यास लगाए जाने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा बहस का जो केंद्र बना वह थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करना था। हर बार की तरह इस बात की मुखालफत शुरू हो गई। आदिवासी समुदाय का एक तबके ने, कुछ एक बुद्धिजीवियों ने हेमंत सरकार को यह रघुवर दास के साथ जो अंजाम हुआ उसको याद दिलाया और कहा कि सीएनटी एक्ट में संशोधन का उसने हाथ डालने का हर बार हश्र वही होगा। हालांकि वक्त की जरूरतें अलग होती है और देखा जाना चाहिए कि अधिक किसी विषय में संशोधन हो रहा है, किसी कानून में संशोधन हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ संशोधन या जिस उद्देश्य के लिए किसी विशेष सामाजिक वर्ग के फायदे के लिए भी उसमें कुछ प्रावधान है। खैर, तो यह तो हुई आलोचना की बात। लेकिन इस बीच मुझे सुधीर पाल जी का सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिला और सुधीर पाल ने बड़ा ही गंभीरता के साथ उसके जो पक्ष हैं, उसके जो मेरिट हैं और उसके जो डिमेरिट हो सकते हैं उसको सामने लाने की कोशिश की। हालांकि मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मुझे जब लगा कि थाना क्षेत्र की वार्ता समाप्त हो रही है या करने की बात खबर जब मुझे मिली तो मुझे लगा कि भाजपा के खिलाफ हेमंत सोरेन ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हालांकि हम मास्टर स्ट्रोक कैसे है इसे भी हम सुधीर पाल जी से समझने की कोशिश करेंगे और उसके जो पीछे काउज है उसे सुधीर पाल जी के समझ रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि सुधीर पाल जी ने इस थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने के फैसले को किस रूप में देखा। तो सुधीर पाल जी, भारत मित्र के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। नमस्कार। आपका सोशल मीडिया पोस्ट में देख रहा था और आपने बड़ा ही कायदे से उसमें मेरिट और डिमेरिट, उसके अच्छाई क्या हो सकते हैं थाना क्षेत्र में संशोधन का, क्योंकि थाना जब बना था तब बिल्कुल एक अरसा बीत गया। सीएनटी 1908 में कानून आया, एक अरसा बीत गया। अब उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है। इस बीच में आदिवासी समुदाय में भी कई चेंजेस आ रहे हैं और यदि थाना क्षेत्र की बात समाप्त हो रही है तो दूसरों के लिए तो हो नहीं रही है, तो आदिवासी समुदाय के लिए हो रही। तो इस संदर्भ में कई पहलुओं को आपने समेटने की कोशिश की है। लेकिन यदि हम आपसे एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए पूछें जी कि इसका मेरिट क्या है, इसमें क्या आप अच्छाई देखते हैं? बेसिकली अगर आप देखें तो मुझे लगता है किसी भी कानून पर चर्चा करने से पहले उस कानून की स्पिरिट को देखना चाहिए कि अंततः इस कानून की भावना क्या है। तो अगर आप ध्यान दें तो सीएनटी और एसपीटी ये दो महत्वपूर्ण जो टेनेंसी लॉज हैं झारखंड में, ये दोनों महत्वपूर्ण बेहद संवेदनशील कानून हैं और राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील हैं, सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील हैं और यहाँ की जो पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत है उसके ढंग से बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए जब भी कोई संशोधन की बात होती है तो बहुत जबरदस्त ढंग से रेजिस्टेंस इसका होता है। इस बार भी हो रहा था और ये मेरी मान्यता है कि ये सारे रेजिस्टेंस या सारे विरोध हमेशा गलत ही नहीं होते, कई बार सही भी होता है ना। तो मैं चूंकि सरकार है, सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जब सरकार कोई नए फैसले लेती है, कोई संशोधन कानून में करने जाती है तो निश्चित तौर पर जिसकी चर्चा आपने की कि समय के हिसाब से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम जो है बदलते हैं और उसके आधार पर जो है आप निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं। तो संभव सरकार इस दृष्टि से फैसला ले रही हो। तो जो कहा गया कि पहली बात ये कहेगी कि थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होने से
जो फायदा होगा वो फायदा ये है कि हाल के दिनों में कई आदिवासी उद्यमी फायदा लिए हैं, कई आदिवासी ठेकेदार हुए हैं, कई आदिवासियों के पास अच्छे खासे पैसा हो गए हैं, कई आदिवासी एक मिडिल क्लास, एक नया क्लास आदिवासियों में पैदा हुआ है जो अन्य समुदायों की तरह ही पूंजीपति हो रहा है, नौ धनाढ्य हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कि जब उसको आगे बढ़ना है तो जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। तो थाना की बाध्यता की वजह से संताल का आदमी रांची में कानूनन तौर पर जमीन नहीं ले पाता है ना। हालांकि अगर पिछले 25 सालों का अनुभव आप देखें तो जिन चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, और जो विक्रमादित्य प्रसाद थे जो आयोग की रिपोर्ट भूमि हस्तांतरण के मामले में जो उन्होंने दिया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आदिवासी भूमियों का हस्तांतरण जो है आदिवासी एलिट सबसे ज्यादा किया, यानी कि जो आदिवासियों के बीच जो नया क्लास चाहे वो ब्यूरोक्रेट का हो, चाहे राजनेताओं का हो, चाहे मंत्रियों का हो, कुछ राज घरानों का हो, है ना, इन्होंने जबरदस्त ढंग से आदिवासी भूमियों का जो है एक ढंग से कहा जाए, कोई संताल से आके, कोई जमशेदपुर से आके, कोई कोल्हान से आके रांची में या जहां जमीन की कीमत ज्यादा है वहां उन्होंने ये किया है, जिसकी रिपोर्ट विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट में है। और दुर्भाग्य ये रहा कि किसी सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और उस पर कोई आगे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब कि तर्क ये दिया जा रहा है कि जो नया आदिवासियों में धनाढ्य पैदा हो रहा है, जो उद्यम करना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, उनके लिए होगा कि ये जमीनें उनके लिए सहज हो जाएंगी। इसका एक दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि जो आदिवासी समुदाय, मान लीजिए रांची की बात करें, बोकारो की बात करें, तमाम शहरों की बात करें, तो जो आदिवासी समुदाय अपनी जमीन को औने पौने दाम में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदायों को बेचता था, अब उस आदिवासी समुदाय के पास एक लीगल ऑप्शन खुल गया कि वो अपनी जमीन को आदिवासी को दे सकता है और उसे रेट वगैरह भी ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि उसे खरीदार मिडिल क्लास आदिवासी समुदाय का होगा। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं मैं इसको 2-3 उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में हिबड़े बाजार एक पंचायत है और हिबड़े बाजार में पिछले 40 सालों में कोई जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ। तो वहां ऐसा नहीं कि किसी कानून की वजह से, ग्राम पंचायत ने फैसला लिया कि हम कोई जमीन नहीं बेचेंगे, कोई भी जमीन नहीं बेचेंगे। अब पिछले 40 सालों में अहमदनगर का हिबड़े बाजार में कोई जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा, बिनोवा भावे का गांव अगर आप देखेंगे तो वो मुंबई से 200 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है, और जब 4 लेन और 5 लेन और इतना सिटी का ग्रो हो रहा है मुंबई जैसे, वहां भी कोई जमीनें आज तक नहीं बिकी। तो कहने का मतलब कि ये दोनों जगह के अनुभव क्या बताते हैं, और वहां की लोगों की जो समझ ये है कि जमीन कौन खरीदता है, अमीर जमीन खरीदता है, गरीब जमीन बेचता है। और एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो जमीन बेच के बहुत बड़ा कोई आदमी हो गया, एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आप सारे जमींदारों की हालत आज की तारीख में देखिए, जो पुराने जमींदार हैं, कि वो जो है दारी रह गई, जमीनें गायब हो गई और आज मुश्किल से वो गुजारा बत्ता कर रहे हैं। इसका मतलब कि लैंड का जो एप्रिसिएशन है, लैंड का जो वैल्यू एडिशन है, वो तभी है जब लैंड को आप वैल्यू ऐड करना जानते हो, है ना। तो ये जब थाना क्षेत्र आप बदलेंगे, थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आदिवासियों का जो एलिट है, जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया है, जो पूंजीपति है, वो क्या करेंगे, जो गरीब कमजोर, जो एकदम जिसको कहा जाए हाशिए पर जो आदिवासी हैं, उनको औने पौने दाम पर जमीन बेचने को बाध्य करेंगे। सुधीर जी एक बात सच है कि आपका एक पक्ष हो सकता है, हमारा कहना है कि अभी भी वो औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, तो उस समय होगा कि चूंकि वो लीगल होगा, अभी तो इलीगल है, तो इलीगल होने के कारण औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। जब वो लीगल में बेचा जाएगा तब औने पौने दाम शायद नहीं हो, और जमीन का ट्रांसफर भी जो है वो आदिवासी समुदाय के हाथ में ही होगा। बिल्कुल आदिवासियों के बीच ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जमीन होने से आज की तारीख में कम से कम ये है कि आप उस पर खेती अमूमन कि वो जमीन क्या है, आदिवासियों में जमीन जो है एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी एक धरोहर है।
तो धरोहर, और आप धरती माँ कहते हैं, तो धरती माँ कहते हैं तो वो जब तक आपको है, और अनुभव ये बताते हैं कि खेत आपको खिलाता है और खनन आपको उजाड़ता है। ये यही अनुभव पूरे झारखंड के संदर्भ में है। तो थाना क्षेत्र की बाध्यता जब खत्म करेंगे तो आंतरिक पूंजी निवेश तो होगा कि आदिवासी जमीन पर आदिवासी ही पैसा खड़ा कर रहा है। जैसे रांची में भी आप देखेंगे कि कई अपार्टमेंट आदिवासी लैंड पर बने है ना, और आदिवासियों के बीच ही खरीद बिक्री हो रही है। लेकिन जब आप पता करते हैं तो वो लैंड किसका है, या टाउन में भी आप कई प्राइम लोकेशन या कई मॉल आदिवासियों की जमीन पर बनी, लेकिन ये मुझे बता दीजिए एक भी उदाहरण कि जिस आदिवासी की जमीन पर मॉल बना है उस आदिवासी की जीवन संवर गई हो, बेहतर हो गई हो, एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। तो हम इसलिए इस आशंका में ये कह रहे हैं कि ये जो कवच है थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है, वो कम से कम आदिवासियों की जमीन लूटने लुटाने की प्रक्रिया को रोके हुए, जिस दिन आप खत्म कर देंगे आदिवासी हवा की तरह गायब हो जाएंगे। और दूसरा जो होगा कि ये कौन आदिवासी होंगे जो जमीन खरीदेंगे, ये कोई मुखौटा होंगे जिनके पीछे किसी दूसरी पूंजीपति का पैसा होगा, किसी कॉरपोरेट का पैसा होगा, जिसको जमीन लेने के लिए ग्राम सभा के साथ कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, जिसको गांव से पूछने की जरूरत नहीं। तो आदिवासियों के बीच एक नया दलाल पैदा होगा जो आदिवासियों की जमीन को औने पौने दाम में कॉरपोरेट को उपलब्ध कराएगा। ये एक खतरनाक पहलू है जिसकी वजह से थाना क्षेत्र की बाध्यता को लोग देख रहे हैं कि ये संशोधन आदिवासियों के लिए घातक होगा। आपने कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की भी बात की है जी। दूसरा मैंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो गांव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, माने वो पूरा का पूरा एक गांव समाज है, उसकी संस्कृति है, रहन सहन है, परंपरा है ना। और 32 जो ट्राइब्स हैं वो भले सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन उनकी बीच भी जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो सब समुदायों की अपनी विशिष्ट है ना। लेकिन जब आप इसको खत्म कर देंगे, मसलन अगर मैं उदाहरण के साथ आपको बात करूं तो मान लीजिए संताल का कोई आदमी रांची में जमीन खरीदता है, तो यहाँ या खूंटी में जमीन खरीदता है, तो इसका मतलब कि एक संताली मुंडारी कुटकटी इलाके में घुस रहा है, मुंडारी जमीन को खरीद रहा है। तो ये जो संताली संस्कृति है जो मुंडारी कुटकटी वाले इलाके में है, वहां की जो गांव की व्यवस्था है ना, जो परंपरागत व्यवस्था है, उस परंपरागत व्यवस्था में ये फिट नहीं होगा। और जब होमोजेनियस व्यवस्था नहीं होगी तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे आज की तारीख में अच्छी व्यवस्था क्या है कि संताल समाज का डिस्प्यूट जो है संताल समाज अपनी स्वशासी व्यवस्था में तय करता है, मुंडारी समाज अपनी व्यवस्था में अपने हिसाब से उस पर फैसले करते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा तो ये मतलब क्या हो गया, ये मतलब ये हो गया कि संताली वर्सेस मुंडारी, उरांव वर्सेस मुंडारी, या उरांव वर्सेस हो, कल्चरल टकराव देखने को। तो ये जो सांस्कृतिक टकराव होगा तो गांव समाज की पूरी व्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हो जाएगी और किसका फैसला चलेगा, तब फिर लोग कोर्ट जाएंगे। तो जो आज आपकी व्यवस्था है कि गांव की जो डिस्प्यूट है वो गांव में ही जो रिजॉल्व होता रहा है वो खत्म होगा। तो जो संदेह है, पहला तो कॉरपोरेट के दलाल खड़ा हो जाएंगे जिनके लिए आसान होगा कि ग्राम सभा के बजाय किसी एक को पकड़े और जमीन जो है अपने हिसाब से सेटल करवा ली। तो ये बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए ना, पूरे गांव को मैनेज करने से ज्यादा आसान है किसी एक को मैनेज करना। तो मसलन जिसको जमीन लेने में दिक्कत है, जिस कॉर्पोरेट को, वो क्या करेगा, XYZ किसी एक आदिवासी को खड़ा करेगा और लार्ज पैच ऑफ लैंड वो आदिवासी जो है खरीदेगा और उसके बाद वो जो है कॉर्पोरेट के साथ डील करेगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, ग्राम सभा की कोई बाध्यता नहीं, पैसा कानून लागू नहीं होना है, कोई दूसरे कानून लागू नहीं होने हैं, तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये खतरा ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सरकार को विचार करना चाहिए। ये लब्बो-लुआब जो है कि आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी, आंतरिक निवेश बढ़ेगा, कृषि में आदिवासी स्टार्टअप खड़ा होगा, ये थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारे काम के लिए राज्य और केंद्र के सैकड़ों योजनाएं हैं
जिसके साथ ये कर सकते हैं। आदिवासी उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा भारत सरकार का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको आप कहते हैं। उसकी हालत क्या है? आपकी सरकार राज्य में उस कॉर्पोरेशन से जो अनुदान मिलता है आदिवासियों को वो ले नहीं पाती। जो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2% पर आदिवासी उद्यमशीलता को खड़ा करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको आप नहीं ले पा रहे। तो ये कहना कि चूंकि जमीनें थाना क्षेत्र की बाध्यता की वजह से नहीं मिल पाती है इसलिए आदिवासी उद्यम नहीं लगा सकता है, मैं कह रहा हूं कि दर्जनों ऐसे संस्थान हैं जो सरकारी संस्थान है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जिसका मैंडेट ही है आदिवासी उद्यमशीलता को बढ़ाना, और उसमें ये बाध्यता काम नहीं आती। ये बेहतर नहीं है कि आप आदिवासियों के बीच उद्यम, मुंडारी इलाके में जो है वहीं से उद्यम खड़ा कीजिए, मुंडारी इलाके का, जो उरांव पट्टी में है उरांव लोग अपने उद्यम खड़ा करें, जो संताल में है वो संताल खड़ा करें। संताल को रांची में जमीन चाहिए तभी उद्योग लगेगा, ये क्या बात हुई भाई? इंडस्ट्री तो शहर में ही नहीं लगेगा क्या? तो मैं कह रहा हूं कि आखिर दूसरे समुदाय के जो इंडस्ट्रीज आते हैं वो शहर के ही तो बिल्कुल, देखिए ना, इंडस्ट्री की शर्त क्या है? तो अगर इंडस्ट्री शहर में ही लगना होता तो ये सारे बड़े कॉर्पोरेट्स जो है जंगल झाड़ में ही जमीन क्यों चाहते हैं? नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास एक उद्यमी आया है डेयरी विकास के लिए, आदिवासी समुदाय के हैं, वो सिमडेगा साइड के रहने वाले हैं। वो यहाँ डेयरी करना चाह रहे थे। उन्हें डेयरी विभाग ने कहा कि कर्ज तो, लोन तो मिलेगा पर डेयरी करना पड़ेगा सिमडेगा में। उन्होंने कहा कि सिमडेगा में तो दूध की खपत तो राजधानी में है, तो डेयरी करे सिमडेगा में और दूध बेचे रांची में। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी देखिए ना कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो हमारा है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी मॉडल जो है वो तो पार्टनरशिप पर चल रहा है ना। अरे आप पार्टनरशिप का ये मॉडल तो रख सकते हैं कि रांची का जो उरांव है जिसकी जमीन है और सिमडेगा में खड़िया समुदाय का जो उद्यमी है वो एक उद्यम रांची में खड़ा करना चाहता है और उरांव जमीन पर वो उद्यम खड़ा करना चाहता है, तो ये कहाँ कानूनी तौर पर दिक्कत है कि वो इसको अपनी कंपनी में पार्टनर नहीं बना ले और शेयर के तौर पर ये अपनी जमीन दे कंपनी को? तो क्या होगा कि जमीन का मालिकाना बचा रहेगा। भाई आप कंपनी में निवेश जो करते हैं तो या तो पैसा का निवेश करेंगे या काइंड्स का निवेश करेंगे। तो मान लीजिए दो लोग साझेदार अगर हैं तो एक आदमी अपना जमीन का वैल्यू बता रहा है, मान लीजिए 50 लाख की वो जमीन दे रहा है और दूसरा 50 लाख कैश डाल रहा है अपनी कंपनी में, यह कारोबार का मॉडल हो सकता है। तो इस मॉडल को करने में सरकार को कहाँ दिक्कत है? अच्छा, आपने कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की बात की है। शहर में तो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है जी। जो लोग जमीन खरीदेंगे तो ग्रामीण इलाके से आके शहर में खरीदेंगे, तो शहर में तो ऑलरेडी पहले से ही कल्चरल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ आदिवासी समुदाय क्या कल्चरल डिस्प्लेसमेंट सहेगा या उसके सामने नया खतरा क्या होगा? मैं तो वही कह रहा हूँ कि थाना क्षेत्र की बाध्यता होने के बाद भी आप बताइए मुझे कि कोल्हान के किस नेता की प्रॉपर्टी रांची में नहीं है? तो उसको वैध हो जाना चाहिए ना। मैं वही आपको कह रहा हूँ, संताल के किस नेता की प्रॉपर्टी रांची में नहीं, या अगर आप इधर की बात करें, संताल की बात करें, कोल्हान की बात करें, या उरांव पट्टी का किस नेता की दूसरे इलाके इलीगल तरीके से, बिल्कुल इलीगल तरीके से। तो मैं कल्चर, ये कैसे हो सकता है कि हम बंगाल से आवे, वो पश्चिम बंगाल से आवे और वो यहाँ लीगल जमीन खरीद ले, बेचारा आदिवासी बोल चक्कर क्या है देवेंद्र जी कि ये पूरी कसरत जो है ये इलीगल ट्रांजैक्शन को लीगल करने की ही कवायद है। क्योंकि मैंने तो वही कहा, तो मैं कहता हूँ इसमें बुराई क्या है? कल्चरल डिस्प्लेसमेंट तो गांव में न होगा, शहर तो ऐसे भी आदिवासी समुदाय से बाहर हो चुका है। मैं क्या कर रहा हूं, हम कह रहे हैं कि जो भी बच्चे खुचे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मकसद इस कानून का ये था कि असमान लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसको आप कहते हैं, है ना, कि कोई जिसके पास बहुत पैसा है वो पैसे के बल पर किसी की जमीन हड़प नहीं ले। कानून का मकसद यही था। और दूसरा मकसद क्या था कि जमीन जो है इसकी एक धरोहर है, वो धरोहर के तौर पर रहे, क्योंकि जमीन के बिना पूरे स्ट्रगल आपकी क्या है? स्ट्रगल यही ना है। क्योंकि ये देखिए ये इतने ही दूर तक नहीं है,
ये पूरा लैंड एक्विजिशन का जो कानून है उसको भी डाइल्यूट करने के लिए ये एक प्रक्रिया, दूर तक लोग नहीं सोच पा रहे। उनको लग रहा है कि थाना क्षेत्र की बाध्यता, केवल थाना क्षेत्र की बाध्यता का मामला नहीं है ना। आप आदिवासी जमीनों के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून है वो सारे कानून को इस बहाने बाईपास करना चाह रहे हैं। खतरा ये है। अच्छा, मैं एक दूसरे एंगल की ओर दिखाता हूँ। झारखंड की राजनीति को देखें तो बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर सारे शहर जो हैं आज भाजपा के प्रभाव में हैं। और उसका कारण क्या है कि आदिवासी समुदाय की जड़ें यहाँ कमजोर हो चुकी है। वो इलीगल तरीके से है, बारिश नहीं हो सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन के इस कदम से जो शहर भाजपा का टीला हुआ करता था, यदि इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया तो फिर से शहर में आदिवासी समुदाय की आबादी एक बार बढ़ेगी। वो आसान तरीके से आके यहाँ जमीनें खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, तो उसके बाद भाजपा की ताकत कमजोर होगी। और जेएमएम यही तो चाहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो एंगल, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि राजनीतिक पंडित किस ढंग से इसको ले रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे बेहतर राजनीति कौन जानता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा जो कानून है ना, ये 99% आदिवासियों की पहुंच से बाहर का कानून है। दिक्कत ये है, ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है ना। मैं तो वही कह रहा हूं कि रांची में अगर संताल से कोई आके, कोल्हान से कोई आके, जमशेदपुर से कोई आके ट्राइबल खरीदता है तो वो कौन होगा? आदिवासी होगा। बिल्कुल आदिवासी होगा, लेकिन वो कौन आदिवासी होगा? मुश्किल सवाल यही है कि आदिवासियों में भी आपने क्लास पैदा कर दिया है। क्लास पैदा नहीं किया, ये कानून क्लास पैदा करने जा रहा है। ये डिप्राइव्ड और प्रिविलेज्ड। ये इस कानून की, सीएनटी की स्पिरिट ही यही थी कि असमान वितरण नहीं हो, असमान हस्तांतरण नहीं हो। ये इसका यही था। और दूसरा ये था कि एलिट वर्ग जो है वो कम से कम, जो कमजोर वर्ग है उसको जो है डिस्प्लेस नहीं कर सके। लेकिन ये कानून से तो यही हो रहा है। निश्चित रूप से सुधीर जी, अभी तक आदिवासी समाज को जो डिस्प्लेस कर रहा था, गैर आदिवासी समाज का एलिट कर रहा था। अब इससे ये होगा कि आदिवासी समाज को डिस्प्लेस करेगा तो आदिवासी समाज का एलिट होगा। एक कदम तो आगे बढ़े हम। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मसले में अंततः जो हाशिए पर समुदाय है वो और हाशिए पर जाएगा। तो कोई भी सरकार अगर कोई ऐसा कानून लाती है जिससे हाशिएकरण की प्रक्रिया ज्यादा तेज होती है, तो उस कानून को हम तो कम से कम बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से टीएससी की बैठक हुई, अचानक से रद्द कर दिया गया और खबरें जो छन के आई, कई अखबारों में आया कि टीएससी की बैठक में थाना क्षेत्र की बाधा समाप्त करने की पर चर्चा होनी थी, मैया सम्मान योजना पर चर्चा होनी थी। मैया सम्मान योजना के बारे में कहा गया कि मैया सम्मान योजना में ट्राइबल फंड का पैसा उपयोग किया गया है, तो उस पर आगे भी उस पर स्वीकृति ली जा सकती है, उसे वैधानिक रूप दिया जा सकता है। डीएमटी एफटी का भी पैसे की बात हुई और अचानक से हुआ कि रातों रातों टीएससी की बैठक जो थी वो स्थगित कर दी गई। तो क्या सरकार के अंदर थाना क्षेत्र की बात जब समाप्त होने की चर्चा को लेकर कुछ उलझन भी थी क्या? देखिए, अभी जो आपकी सरकार है, टीएससी के चेयरपर्सन कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कैबिनेट में कौन, किसकी चलती है? मुख्यमंत्री की चलती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि टीएससी तो एक मंत्रणा करने की कमेटी है ना, और राज्यपाल जब नहीं है तो कोई बाध्यता भी नहीं है कि टीएससी में कोई प्रस्ताव आए, प्रस्ताव पारित करे, सरकार उसको लागू करे, नहीं करे। सरकार को जो लागू करना होगा वो खुद भी लागू कर सकती है। टीएससी की एक औपचारिकता भले हो, टीएससी का जो मूल स्वरूप है उसमें राज्यपाल चेयरपर्सन होते हैं, और ये माना जाता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन होते हैं ट्राइबल इश्यूज के, ट्राइबल लैंड के। इसलिए टीएससी के मार्फत निर्णय लिया जाना जरूरी होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो जो टीएससी का चेयरपर्सन है वही कैबिनेट का भी प्रमुख है। तो ये अगर जिस दिन सरकार चाह लेगी कि बाध्यता खत्म करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई टीएससी की जरूरत है या किसी की जरूरत, कुछ भी नहीं।
और रही बात टीएससी से पारित करने का, तो उसमें भी कोई संकट नहीं। कौन टीएससी में इसका विरोध करने जा रहा है, और उस विरोध का क्या होना, कोई असर नहीं होना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। टीएससी एक सेरेमोनियल संस्था है जिसकी कोई संविधान में तो बड़े अक्षरों में लिखा गया है, नो डाउट, लेकिन व्यवहार में देखिए तो टीएससी क्या है, एक टिथलेस ऑर्गेनाइजेशन, एक टिथलेस इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो इसका यह नहीं था। 5वीं अनुसूची के एरिया में देखें तो टीएससी का एक बड़ा महत्व था। सर, हम संविधान में बिल्कुल टीएससी एक मिनी कैबिनेट के तौर पर, मिनी असेंबली के तौर पर कहा जाता है, लेकिन मुझे बताइए कि जब से 5वीं अनुसूची या संविधान जब लागू हुआ तब से आज तक का उदाहरण मुझे बता दीजिए किसी भी एक राज्य का जहां टीएससी ने कोई ऐसा फैसला किया हो और जो सरकार के ये से एकदम खिलाफ जाता हो, तो सरकार को मानना की बाध्यता हो जाती है। ऐसा महाराष्ट्र में भी राज्यपाल ने जो कुछ काम किया तो तभी काम किया कि जब राज्यपाल, जब केंद्र सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक ही पार्टी की थी, ठीक है। तो इसलिए ये अगर चाहेंगे, और पिछला 4-5 महीनों को अगर झारखंड सरकार का देखें तो मुझे गिना दीजिए कि एक भी आदिवासी अधिकार से संबंधित मामलों पर किसी कैबिनेट में कोई फैसला आया हो, कुछ भी नहीं आया। उल्टा जितना ज्यादा विरोध हो रहा है कि रघुवर दास जी के समय जो भूमि अधिग्रहण का जो कानून था, जो बड़ा डेंजरस है, उसको रद्द किया जाना चाहिए, उस पर तो कोई प्रक्रिया नहीं हो। लैंड बैंक रद्द होना, उस पर भी कोई प्रक्रिया नहीं। पैसा जैसा कानून की नियमावली नहीं बन पा रही है। एफआरए का स्टेटस ये है कि मुख्यमंत्री जी के पास ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी है, और उसका एक अदना सा डीएफओ इस कानून को मानने से इनकार करता है, और डंके की चोट पर वो लिख के देता है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। और इस राज्य में किसी चीफ सेक्रेटरी, किसी सेक्रेटरी, किसी मंत्री, इवन मुख्यमंत्री भी इस स्थिति में शायद नहीं है कि उस डीएफओ से पूछे कि भाई एक ऐसे राज्य में जहां जंगल पर हमारी पूरी आदिवासी अर्थव्यवस्था निर्भर है, उसके खिलाफ कैसे कोई एक डीएफओ साहस करता। और उतना ही नहीं, वो तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के बीच एक रोल मॉडल के तौर पर उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक अदना सा डीएफओ, और जिसके मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री होते हैं, वो कह देता है कि हम इस कानून को नहीं लागू करेंगे, और किसी की दम नहीं है कि वो बोल सके कि तुम कानून को कैसे नहीं लागू करे। वो कोई पूछ नहीं सकता, कोई शोकॉज नहीं हुआ, तो ये कैसे साहस कर लेता है। तो इसलिए वो बहुत उम्मीद करना कि आदिवासियों के हितों की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। तो ये थे हमारे सुधीर पाल जी, और जैसा कि आपने देखा, इनकी एक खासियत है कि किसी भी इश्यू पर उसके जो पक्ष होता है, विपक्ष होता है, नहीं, मामले को संपूर्णता में देखने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आज सुधीर पाल जी ने थाना क्षेत्र की वार्ता जब समाप्त होगी तो उसके कितने आयाम सामने आएंगे, उसको आपके सामने बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।